हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 के अंदर। अटेंडेंस जरूर लगा देना कमेंट सेक्शन में। डे 1 का आपने कर लिया या नहीं कर लिया। ध्यान रखना 20 डेज कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत कर लोगे ना 11th के फाइनल एग्जामिनेशन में तो आप 90 प्लस स्कोर करोगे ही करोगे। साथ में 12th के लिए ऐसा बेस लेके जाओगे ना कि 12th आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। उस बेसिस पे फिर आपका सीयूईटी देन आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। तो आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। विद इन 30 मिनट्स तुम्हें बहुत सारी चीजें आज मैं सिखा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स जीएनजी 2.0 पार्ट नंबर 2। सबसे पहले मैं आज ना बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स की बात करूंगा। वो टर्म्स आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ो ना तो कहीं अटको नहीं, वो स्मूथली चल सके। मतलब ये बेस है बाकी सारे चैप्टर्स का। तो सबसे पहले एंटिटी किसको बोलते हैं। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट जब आप कॉमर्स लेते हो ना तो बहुत सारी नई नई चीजें आप यहां पहली बार पढ़ रहे होते हो। साइंस मैथमेटिक्स बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं। उनमें से एक टर्म है एंटिटी। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन परचेज सेल, कुछ ना कुछ कमाने का जो एक्टिविटी है। इट मे बी सेटअप फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कई बार कोई भी एंटिटी मुनाफा कमाने के लिए भी बनाया जाता है और कई बार क्लास ये वेलफेयर के लिए भी बनाया, समाज के भले के लिए बनाया जाता है। इट मे बी ए पर्सन, कोई भी एंटिटी एक इंसान भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई अलग एंटरप्राइज हो सकती है, रिलायंस, मारुति, टाटा स्टील प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो कोई भी कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप सब कुछ मिलाकर हम लोग नाम क्या देते हैं, एंटिटी। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही है, कई बार फायदे के लिए, कई बार सोशल वेलफेयर के लिए। साल भर में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड, जो भी हो रहा है मतलब परचेज सेल, जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। साल भर में दो पार्टी जो भी ट्रांजैक्शन करती हैं उनको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। कई बार वो नगद भी होता है, कई बार वो उधार भी होता है। जैसे नगद सामान बेचा या फिर उधार सामान खरीदा, दोनों ही क्या है, ट्रांजैक्शन है। ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्या कहते हैं हम तो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट मींस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू और मोर पार्टी हु आर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, पैसों के बदले सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज दो लोगों के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं। सामान नगद भी हो सकता है, उधार भी, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगला है अकाउंट। किसी भी एक इंडिविजुअल का खाता बनाते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो उस अकाउंट के अंदर हम लोग डालते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट। इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग। एक हेड के अंदर हम उसके रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो में आगे बताऊं क्या होता है ये अमाउंट। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। तो ये अकाउंट है, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट्स बिजनेस के अंदर बनाए जाते हैं और उन अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसी अकाउंट के अंदर डाले जाते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसे आपने लगाए दैट मनी इज कॉल्ड कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय इट्स ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर ने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी पैसा लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला मालिक खुद पैसे लगाता है, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलके पैसे लगाते हैं, और कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो सब लोग पैसा लगाते हैं। इसको ओनर इक्विटी या उसको नेट वर्थ भी कहा जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नेट वर्थ। ध्यान रखना, नेटवर्थ यानी कि कैपिटल, उसकी नेटवर्थ कितनी है। और कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। नेटवर्थ बोलो, नेटवर्थ बोलो, चाहे आप बोलो कैपिटल, कैपिटल एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ड्राइंग्स, ओनर ने अपने ही बिजनेस से कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, उसको बोलते हैं ड्राइंग। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, वहां एक दुकान देखी, मैंने देखा मेरा दोस्त उसमें बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई तू इसके अंदर बैठा हुआ है, तेरी दुकान है क्या? उसने हाँ भाई ये मेरी राशन की दुकान है, तू बैठ मैं तेरे लिए चाय मंगाता हूँ। उसने मेरे लिए चाय मंगाया, उसने मेरे लिए समोसे मंगाए और गले से पैसे निकाल के उसने 50 रुपए दे दिए। तो ये 50 रुपए उसने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, अपने दोस्तों को खिलाने के लिए यूज किया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। कोई भी अमाउंट आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो
हो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ध्यान रखना, आप अगर अपनी ही दुकान से राशन लेके अपने घर जाके खा रहे हो उसको भी क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। हिसाब रखना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा प्राइवेट यूज के लिए निकाला है, क्योंकि मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है, ऐसा मान के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम अपने बिजनेस से अपने ही यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। हम सामान भी निकाल सकते हैं और कैश भी निकाल सकते हैं। लायबिलिटी बता चुका हूं पहले ही, कोई भी अमाउंट जो हमें पेबल करना है, ओब्लिगेशन से हमें पेबल करना है, पे करना है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। देखो मैं अलग हूं और जो मेरा बिजनेस है वो अलग है, राइट? तो मेरे बिजनेस ने मुझसे जो उधार लिया है, लाइक मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है, वो इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन मेरे बिजनेस से बैंक से और क्रेडिटर से जो उधार ले रखा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी पेबल टू द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। मालिक को जो पैसा लौटाना है बिजनेस ने उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और जो भी आउटसाइडर्स को पैसे लौटाने होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, अगला है लायबिलिटी फर्दर क्लासिफाइड टू पार्ट के अंदर, वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर कर दी जाती है, लाइक क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। विद इन 12 मंथ्स उनको पैसा दे देना होता है। जिनको 12 महीने के बाद पैसे देना होता है, लाइक डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए आपने उधार लिया है, 12 महीने के बाद पे करना है, वो नॉन करेंट लायबिलिटी। विद इन 12 मंथ्स पे करना है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट 12 महीने के बाद की जाती है, बैंक लोन फॉर 5 ईयर, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स पे करते हैं उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी बोलते हैं। लाइक क्रेडिटर, जिन लोगों से उधार सामान खरीदा है उनकी 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी होती है। बिल्स पेबल, एक्चुअली हम लोगों ने जिनसे उधार खरीदा हुआ है ना, उन्होंने हमसे एक बिल पे साइन करा लिया है, तो वो बिल हमको पे करना है, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल, वो भी हम विद इन 3 मंथ्स कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा खर्चा जो तुमको करना था तुमने अभी तक नहीं किया, किराया नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी आपने, सैलरी नहीं दी, रेंट नहीं दिया अभी तक, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर मैं आपसे पूछा आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आप बोलोगे मेरे बैंक में 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,000 रुपए, 10 लाख रुपए बैलेंस है। मैं बोलूंगा मेरे बैंक में माइनस का 50,000 बैलेंस है, यानी कि माइनस का बैलेंस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर क्या माइनस का बैलेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंपनीज ना कुछ चीजें गिरवी रखवा के बैंक से सेटअप लिमिट बनवा लेती हैं कि इतना तक तो माइनस हो जाना चाहिए, तो कल को अगर मैं कोई चेक दूं, मेरे खाते में पैसे नहीं है, तब भी वो चेक बाउंस ना हो, उसकी पेमेंट हो जाए, बैंक मेरे खाते माइनस लिख लेगा और मैं बैंक को पे कर दूंगा। तो एक लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की, जिसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एडवांस इनकम, काम किया नहीं पहले ही पैसा ले लिया तो वो भी तुम्हारे लिए टेंशन है, काम नहीं किया पहले पैसा ले लिया तो वो भी तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, ध्यान रखना। करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स इनकी सेटलमेंट हो जाती है। एसेट्स, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो बिजनेस ओन करता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, वो सारी की सारी एसेट्स है। जिन एसेट्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट, और जिन एसेट्स को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। इनका कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होता, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। मेरा नाम, रेपुटेशन, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ये सारी चीजें इनटेंजिबल एसेट है, दिखती नहीं है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। गुडविल क्या होता है? जो नाम, जो रेपुटेशन आपने बनाया, लोग आपके नाम से खींचे चले आते हैं, बार बार आपके पास आते हैं, वो गुडविल है, वो नाम, रेपुटेशन, इनटेंजिबल एसेट्स है। और ये एसेट्स जो है बिजनेस यूज करती है और यूज करके पैसे कमाती है। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सारी चीजें बिजनेस की क्या है? एसेट्स है, जो बिजनेस की वैल्यू है। एसेट्स फर्दर 3 टाइप में होते हैं। सबसे पहला नॉन करंट एसेट, ये वो एसेट है जिनको हम बेचते नहीं है, जिनको हम बिजनेस में यूज करने के लिए लगाते हैं। लाइक मेरे पास ये बोर्ड है, ये मेरे पास कैमरा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये जो चीजें मेरे पास है, ये मुझे बेचना नहीं है किसी को, इसे मैं यूज करता हूं, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट। आप अगर किसी शोरूम पे जाते हो, उसकी चेयर, उसकी कुर्सी, उसके शेल्फ, वो आप नहीं खरीद सकते ना, वो नॉन करंट एसेट है, वो उसको नहीं बेचेगा। आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, मुझे अपना फ्रिज दे दो, वो नहीं बेचेगा, वो फ्रिज उसके लिए फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है। वहीं पे अगर आप ये फ्रिज किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले जाओ तो वो खुशी खुशी बेचेगा, क्योंकि वो फ्रिज उसके लिए क्या है? करंट एसेट। तो सर क्या सेम एसेट किसी बिजनेस का करंट एसेट हो सकता है, किसी बिजनेस का फिक्स एसेट हो सकता है? बिल्कुल। मेरे से शर्ट मांगो तो मैं नहीं दूंगा भैया, क्योंकि मेरी चीज है ना, उसे मैं यूज कर रहा हूं। फिर मेरे पास कोई पेन है, आप मांगो, मैं नहीं दूंगा, मैं उसे यूज कर रहा हूं, वो भले मेरे लिए फिक्स एसेट हो सकता है। लेकिन यही चीज अगर आप स्टेशनरी पे जाके लोगे तो वो करंट एसेट, उसका काम ही बेचना है। मेरे लिए बिल्डिंग फिक्स एसेट है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे, उसके लिए बिल्डिंग करंट एसेट है, क्योंकि उसका रोज का काम ही है उसको बेचना। तो फिक्स एसेट बेसिकली वो एसेट है जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिसको बेचना हमारा मेन मोटिव नहीं है, उसको यूज करके पैसे कमाने का हमारा
हमारा मेन मोटिव है, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। तो मशीनरी हमारे लिए फिक्स एसेट है ना, लेकिन यही मशीन अगर आप मशीन की दुकान पे जाओगे तो उसके लिए वो मशीन क्या है, करंट एसेट है, क्योंकि उसका काम ही है उसे सुबह शाम तक बेचना। तो नॉन करंट एसेट वो एसेट जो हम बेचते नहीं है, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, ये सब क्या है हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, तो ये नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट जिसको 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक स्टॉक, दुकान में जो रखा हुआ माल है वो तो हम बेचेंगे ही ना, वो हमारे लिए करंट एसेट है, 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हमने किसी को उधार बेचा है, डेटर्स है वो लोगों को बोलते क्या है, डेटर्स, उनसे हमें 12 महीने के अंदर पैसे मिल जाएगा। या हमने उनसे कोई बिल पे साइन करा के रख लिया है, तो ये जो है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है। पहले बिल्स पेबल था, अब ये बिल्स रिसीवेबल है, हमें मिलने वाला है, तो ये भी हमारे लिए करंट एसेट है। फिक्टिशियस दिखावटी एसेट, कुछ ऐसे एसेट आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, आ जाते हैं देखने के लिए, बस लिखा हुआ है, फिगर है, बट रियल में उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। मैं बताऊं आगे चल के। सो करंट एसेट कौन सा एसेट है, जो एंटरप्राइज रखती है गुड्स, अदर गुड्स को बनाने के लिए, ये दीज आर नॉट मींट फॉर रीसेल, रीसेल का पर्पस नहीं है, इससे बिजनेस एंटरप्राइज यूज करती है लॉन्ग टर्म तक। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, ये सब नॉन करंट एसेट है। और करंट एसेट क्या है, दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जनरली इसको रीसेल के लिए हम लोग रखते हैं, नाम प्लीज याद रखना, भूलना मत। डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, अक्रूड इनकम। क्या होता है अक्रूड इनकम, कमा लिया लेकिन मुझे मिला नहीं, मैंने कहीं पे काम कर लिया, मैंने कहीं महीना भर ट्यूशन पढ़ा दिया लेकिन मुझे पैसा भी मिला नहीं है, वो मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने कल के लिए आज ही खर्चा कर दिया, कल का रेंट हमने आज ही पे कर दिया, तो ये भी हमारे लिए अच्छी चीज है कि यार हमें कल को कोई टेंशन नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म एडवांस, ध्यान रखना ये लोन लिया नहीं है, लोन गिवन है, लोन आपने दिया है, एडवांस का मतलब लोन आपने दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये भी आपको 12 महीने के अंदर पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी करंट एसेट है। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने 5 करोड़ का कटरीना कैफ से ऐड कराया जो 5 साल चलेगा, तो हर साल का खर्चा 1 करोड़ है, हर साल का खर्चा कितना है, 1 करोड़ है, लेकिन मैंने 5 करोड़ आज ही दे दिया उसको। अब भैया आज का खर्चा कितना, 1 करोड़, बाकी 4 करोड़ रुपए मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा कि मैंने भैया अगले 4 साल का पैसा भी आज ही दे दिया। बट क्या रियली में कोई वैल्यू है इसकी, कल को मेरा धंधा बंद हो जाता है, क्या मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये बैलेंस शीट में दिखता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से, बट एक्चुअली में इसको बेच के एक पैसा नहीं मिलने वाला, वो पेमेंट तो हो गई। फिर अगले साल हम 1 करोड़ यहाँ से हटा देंगे तो बैलेंस शीट में 3 करोड़ आएगा, फिर बैलेंस शीट में आएगा 2 करोड़, फिर बैलेंस शीट में आएगा 1 करोड़, फिर लास्ट में बैलेंस शीट में आएगा 1 करोड़, फिर बैलेंस शीट से वो हट जाएगा 5 साल के बाद। तो हर साल हम क्या करेंगे, बराबर बराबर अमाउंट राइट ऑफ करेंगे जितने साल तक वो ऐड चलेगा। इस टाइप के एक्सपेंडिचर जहां पे एक ही बार में मोटा खर्चा कर देते हैं, उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज एसेट्स व्हिच आर नाइदर इंटेंजिबल नॉट टेंजिबल, ना ही ये इंटेंजिबल है ना ही टेंजिबल है, बट प्रेजेंट लॉसेस और एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ। दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट बट शोन इन द एसेट साइड ओनली फॉर ट्रांसफरिंग देम इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी राइट ऑफ करते हैं हर साल। जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस, दिखाने के लिए है। जैसे बिजनेस को जो लॉस होता है ना, वो लॉस बिजनेस की बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, जो लॉस हो गया, लेकिन क्या उस लॉस को कुछ असेट है, वो एक्चुअली कोई बेच के पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो कुछ चीजें अकाउंटिंग एंट्री की वजह से आ जाती हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, दिखावटी एसेट, रियली में कोई वैल्यू नहीं है। रिसीट्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो पैसा मिला है या मिलने वाला है, ध्यान रखना, मिल गया या मिलने वाला है, चाहे सामान को बेचो, चाहे फिक्स एसेट्स को बेचो, चाहे सर्विसेज को बेचो, ये परचेज का प्रूफ है रिसीट, जो आपको रसीद मिलती है, चाहे मिल गया, चाहे मिलने वाला है, चाहे करंट एसेट को बेचा हो, चाहे फिक्स एसेट को बेचा हो। अगला है रिसीट, 2 टाइप का होता है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर रहे हो उससे जो पैसा मिला है वो रेवेन्यू रिसीट है, और कभी कभी आपने मशीन को बेचा, बिल्डिंग बेचा, नहीं बेचना चाहते बट कभी कभी बेचा, उससे जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसीट है। तो रेवेन्यू रिसीट क्या क्या होता है, वो पैसा जो मिल गया या मिलने वाला है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये रेवेन्यू नेचर का होता है। आमतौर पर कौन से नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए उसको रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। जबकि कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स व्हिच आर इररेगुलर। फिक्स एसेट को बेच के जो पैसा आता है कैपिटल रिसीट, करंट एसेट या स्टॉक को बेच के जो पैसा आता है रेवेन्यू रिसीट, वो रेगुलर नेचर का होता है और वो कभी कभी यूज किया जाता है। एक्सपेंडिचर खर्चा है, कोई भी पेमेंट करी है आपने या लाइबिलिटी बन गई आपकी, मतलब आपने पेमेंट कर दी या तो अभी आपने पेमेंट नहीं करी, आपकी लाइबिलिटी बन गई, गुड्स को, सर्विसेज को या फिक्स एसेट को
फिक्स एसेट के ऊपर, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, स्टॉक खरीदा, पेमेंट किया है चाहे नहीं किया, इस टाइप के खर्चे को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हुआ है, खर्चा हो तो गया, पेमेंट किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे मशीन पे खर्चा किया गया हो चाहे वो रॉ मटेरियल पे खर्चा किया गया हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंड, डेली बेसिस का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट पे जो खर्चा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये ऐसा एक्सपेंडिचर है कर एक बार में देते हैं, यूज कई सालों तक लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके बदले जो हमें एसेट मिलता है वही हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट है। मैं इसका एग्जांपल अभी आपको दे रहा था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया है मुनाफा कमाने के लिए, सैलरी देना, रेंट देना, इंश्योरेंस, टेलीफोन बिल, वेजेस, परचेज, ये सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स एसेट्स आप खरीद रहे हो, उस पे जो खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच विल इनकर्ड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। आज हम खर्चा कर देते हैं बट बेनिफिट विल टेकन इन सेवरल अकाउंटिंग ईयर्स, उसका फायदा हमें आगे आने वाले कई साल में मिलता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको खर्चा बताया, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसे क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। इस तरीके से पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से हम कवर कर लेंगे, और साथ में जैसे ही हमारा खत्म होगा 11th हम 12th में भी अच्छे से जी जान लगा देंगे। एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी खर्चा है ना, कोई भी खर्चा जो आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया है, सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, है ना, वो सारा का सारा एक्सपेंस है कमाने के लिए जो खर्चा आपने किया है। अब एक्सपेंस दो टाइप का है, ऐसा खर्चा जो करना था आपने अभी तक नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, ध्यान रखना। ये जो पेज में बता रहा हूं आपको, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मुझे करना था मैंने अभी तक नहीं किया, रेंट देना था अभी तक दिया नहीं, सैलरी देना था अभी तक दिया नहीं वर्कर को, इंटरेस्ट पे करना था किया नहीं, तो वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और अगले साल का खर्चा मैंने इसी साल कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, वो हमारे लिए करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल का खर्चा आज ही कर दिया, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल का खर्चा आपने आज ही कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ये बता दिया क्लास में आपको, ये वो खर्चा है जो है इस साल का पर आपने अभी तक नहीं किया, वो करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, और है ये अगले साल का लेकिन पेड दिस ईयर, रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर के बट अमाउंट पेड इस साल, लाइक प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगला है रेवेन्यू, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू वर्ड जो है ना, वो पैसा मिल रहा है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम्हारा वही काम है, लाइक मैं कोर्सेज को सेल कर रहा हूं, लाइक मैं किताबें बेच रहा हूं, या फिर स्टेशनरी बेच रहा हूं, कोई मैं चीज मेरा रोज का काम है, उससे जो मुझे पैसा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है। इनकम क्या होता है? रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा देंगे, जो आएगा दैट इज कॉल्ड इनकम। तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं इनकम। इनकम दो तरीके होता है, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं अभी तक, करंट एसेट है, पैसा काम कर लिया बस पैसा नहीं मिला, तो फ्री रहो, पैसा मिल जाएगा, काम हो चुका है। एडवांस इनकम मतलब करंट लायबिलिटी, आपने काम नहीं किया पहले पैसा ले लिया, टेंशन है भैया, काम बिना करे पैसे ले लिए, तो काम जब तक नहीं करते वो टेंशन दूर नहीं होती। These are those income which is earned during the year but money is not received. मिला है लेकिन मिला नहीं है, हमने काम तो कर लिया, इसको ना इनकम अर्न बट नॉट रिसीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्न बट नॉट रिसीव, लिख लेना अर्न बट नॉट रिसीव। ये अनअर्न इनकम है, कमाया नहीं है लेकिन आप पहले गया है। इनकम विच हैज नॉट बीन अर्न, अभी तक कमाया नहीं है लेकिन पहले ही हमने एडवांस जो है ले लिया है, वो करंट लायबिलिटी है। प्रॉफिट क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो तुम धंधा कर रहे हो वो आप उसमें से जो मुनाफा हुआ है वो प्रॉफिट है। इनकम जो आपने कमाया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारा बिजनेस का नेचर ही यही है, इससे जो तुमने पैसे कमाए वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट दो तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जब हम सेल्स में से सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को घटा देते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और जब हम सेल्स में से ऑल एक्सपेंस घटा देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट घटाने के बाद हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है। नेट मतलब सब कुछ काट कूट के जो प्रॉफिट मिला वो नेट प्रॉफिट है। एग्जांपल देता हूं, मैं एक शर्ट खरीद के लाया 100 रुपए की और आगे मतलब 1000 रुपए की, आगे बेच दिया 1100 की या 1500 का बेच दिया मैंने, तो मुझे ग्राहक कहता है सर आप 1000 का खरीद के लाओ, 1500 का बेच रहे हो, 500 का प्रॉफिट है। बेटा वो 500 का ग्रॉस प्रॉफिट है, वो 500 मेरी जेब में नहीं जाएगा, मुझे रेंट देना है इस प्रेमिसेस का, मैं उसको वहां से यहां तक लेके आया, किराया भाड़ा देना है, ऐड करवाया है, 2 अकाउंटेंट में एक बंदा मेरे यहाँ काम करता है कपड़े दिखाने के लिए, पानी का खर्चा, ये सारे खर्चे माइनस करोगे ना तो जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट है। समोसा खाने जाते हो, समोसा का जो कॉस्ट है समझ लो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, चटनी लगाते हो, बैठते हो, पंखा चलता है, उनके बर्तन गंदे करते हो, वो सारी चीजें क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सारे खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट जेब में आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। गेन क्या होता है? प्रॉफिट जैसा ही है लेकिन कभी कभी होता है। फिक्स एसेट 5 लाख की थी, बेच दिया 6 लाख में, 1 लाख का गेन हो गया, तो वो गेन रेगुलर नेचर का नहीं है, प्रॉफिट रोजमर्रा का काम है और ये तुम्हारी कैपिटल को बढ़ाएगा, है ना।
जैसे मान लो बिल्डिंग थी 10 लाख की, आपने बेच दी 12.5 लाख का, तो ये जो 2.5 लाख का है इसको हम लोग गेन बोलेंगे और ये कैपिटल को बढ़ाता है, नॉन रेकरिंग है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला फायदा नहीं है, वो प्रॉफिट होता है, कभी कभी हो गया। एक्सपेंस अगर ज्यादा है रेवेन्यू से तो लॉसेस आ जाएगा। परचेज क्या होता है, आपने कोई भी सामान खरीदा पैसे देकर, तो आपने पैसे देके खरीदा तो कैश परचेज, पैसे नहीं दिया उधार खरीदा तो क्रेडिट परचेज। उधार खरीदने से क्रेडिटर बन जाते हैं, उधार बेचने से डेटर बन जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स, ध्यान रखना गुड्स का मतलब सामान जो आप एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड यूज एज रॉ मटेरियल, या तो उसको रीसेल करोगे खरीद के या उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करोगे। दूध खरीदा या तो दूध सीधा बेच दोगे या दूध से मिठाई बना के बेचोगे, दोनों केसेस में वो गुड्स है। और इमीडिएट पेमेंट अगर कर दिया है तो कैश परचेज है, और इमीडिएट पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट परचेज है। और अगर आप उसे सामान आपने खरीदा और किसी वैलिड रीजन के साथ उसको लौटा देते हो तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज किया, सामान आ गया, वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखना, राइट। अगला है सेल। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी सामान आपने बेचा है दैट इज कॉल्ड सेल, चाहे गुड्स बेचा हो चाहे सर्विसेज बेची हो। मैं आपको पढ़ा के कुछ बेच रहा हूं तो मैं सर्विस बेच रहा हूं, मैं आपको किताब बेच रहा हूं तो मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं। इफ अमाउंट रिसीव इमीडिएटली उसको बोलते हैं कैश सेल। अगर आपने सामान बेचा तुरंत पैसा मिल गया, कैश सेल। सामान बेचा और पैसा आपको मिला बाद में 3 महीने के बाद, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। और कस्टमर ने अगर सामान रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। हमने सेल किया, बाहर चला गया, रिटर्न कर दिया तो वापस आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। गुड्स क्या होता है, जो भी सामान रीसेल के लिए हम अपने पास रखते हैं या रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। और वो टेंजिबल नेचर का होता है, यानी देख सकते हो आप, उसको छू सकते हो। गोडाउन में, दुकान में, शोरूम में जो माल रखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री साल के शुरू का अगर है तो ओपनिंग इन्वेंट्री, साल के एंड का जो है उसको बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फाइनल हो चुका है, पूरी तरह से बन के तैयार है बेचने के लिए, बोलते हैं फिनिश गुड्स। आधा अधूरा बना है, वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर कच्चा माल है तो बोलते हैं रॉ मटेरियल, राइट। ये सब वर्ड आगे यूज होंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको नेट सेल बोलते हैं। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो आता है वो नेट सेल है। आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी है उससे आपने जो पैसा कमाया है, इट इज द नेट अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ, चाहे वो मिल चुका हो चाहे वो मिलने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं, दो चीज से मिलके बनता है ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और ये दोनों के दोनों करंट एसेट है। डेटर्स किसको बोलते हैं, जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमें उससे पैसे लेना होता है, लेनदार हैं वो लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर्स। जब आपने किसी को क्रेडिट सेल किया है तो आप उससे पैसे एक्सपेक्ट करते हो कि पैसे मुझे देगा, वो डेटर्स है। और अगर उस डेटर से कोई बिल पे साइन करा लेते हो कि तू प्रॉमिस कर, लिख के देगा कि 3 महीने बाद देगा, तो वो कागज है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि हमें उससे मिलना है। रिसीवेबल, रिसीवेबल ये रहा। बिल्स एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, डेटर ने साइन कर लिया बिल्स पे और प्रॉमिस किया कि हमें पैसे देगा पर्टिकुलर डेट पे, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। और दोनों को मिला के क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। सिमिलरली ट्रेड पेबल क्या है क्लास, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के। जब हम कई उधार सामान खरीदते हैं तो वो जिससे खरीदते हैं वो बंदा हमारा क्रेडिटर है, करेंट लायबिलिटी, दोनों ही हमारे लिए करेंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom बिजनेस परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट इज येट टू बी पेड। ठीक है, पेमेंट अभी भी क्या है क्लास, देना है, येट टू बी पेड, पेमेंट देना है। ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर, उधार बेचा है तभी क्रेडिटर बनेंगे। और दूसरा है क्लास बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन टू क्रेडिटर, हमने साइन करके एक बिल दे दिया क्रेडिटर्स को तो ये बिल्स पेबल हो गया, वो हमारे लिए क्या है, हमारा करंट लायबिलिटी है, ध्यान रखना। कॉस्ट क्या होता है, किसी भी सामान को बनाने का खर्चा, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है, बनाने का खर्चा। वाउचर होता है बिल, इस तरीके से वाउचर, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर सब लिखा रहता है, किससे खरीदा, कितने में खरीदा, और आमतौर पे कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर होता है, सब लिखा रहता है कि पूरा पूरा का पूरा बिल है, समझ लो, ये हो गया वाउचर, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। डिस्काउंट किसको बोलते हैं, रिडक्शन इन प्राइस, सेल्स के प्राइस पे जो आप डिस्काउंट दे देते हो वो डिस्काउंट है। एक ग्राहक आया, बोला भैया मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, मैंने कहा कैसा डिस्काउंट चाहिए तेरे को, वो कहता भैया मैं आपसे इतना सारा खरीद रहा हूं तो मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो, मैंने कहा तुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। बल्क परचेज पे जो डिस्काउंट दिया जाता है ग्राहक को उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ग्राहक कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 3 महीने की जगह आज ही पेमेंट कर दूं, तुरंत पे कर रहा हूं, अभी अभी लो, अभी हाथों हाथ पैसा लो,
तो हम खुश होते हैं, तुरंत पैसा आ रहा है तो कल को डूबेगा भी नहीं, तो हम उसको एक और डिस्काउंट देते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो भैया इट इज ए रिडक्शन ग्रांटेड बाय सेलर फॉर बल्क क्वांटिटी परचेज, बल्क में खरीदा है इसलिए वो डिस्काउंट दे रहा है सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये ओरली बात हो जाती है, बिल नहीं बनता कोई इसका, ठीक है। बिल बनता है इस डिस्काउंट को काट के, 100 का था 90 दे रहा है, वो 90 का बिल बनेगा कि भाई 90 का है, फिर 90 में से वो 80 दे देता है, तुरंत दे देता है, तो भैया 80 का हम लोग 90 का बिल बनाएंगे, 10 डिस्काउंट दिखाएंगे, बट इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, मुंह जबानी कम हो जाता है। कैश डिस्काउंट इट इज अ रिडक्शन फॉर ग्रांटेड फॉर इनवॉइस प्राइस फॉर दे पेमेंट और टाइमली पेमेंट, टाइम से पेमेंट कर रहा है कि भाई पैसा डूबे नहीं, समय से पेमेंट कर रहा है, तो उसको कैश डिस्काउंट दे देते हैं। किसी को उधार दिया वो भाग गया या वो लापता है, उसको बोलते हैं बैड डेट, गए डेटर, वो बैड डेट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाते हैं। ऐसे एक तरफ हम लोग लायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है, सैंपल इधर दिखाते हैं लायबिलिटी, इधर दिखाते हैं एसेट्स, और टोटल लायबिलिटी जो है लास्ट में टोटल एसेट के बराबर भी आता है। डेप्रीशिएशन क्या होता है? कोई भी फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर हम यूज करते हैं तो यूज करने से वो घिस जाती है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है, पुरानी आउटडेटेड हो जाती है। उस जो वैल्यू कम हुई है ड्यू टू इट्स यूज, a fall in the value of asset due to its use, wear and tear, passage of time, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नॉन कैश एक्सपेंस है, हम किसी को पैसे देते नहीं है, बस भाई मैंने नई कार खरीद के लेके आया 10 लाख रुपए की, एक साल बाद वो 7 लाख की रह गई, 3 लाख कम हो गया, इसी 3 लाख को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये प्रॉफिट को कम करता है क्योंकि ये खर्चा है, लेकिन ये खर्चा किसी को दे नहीं रहे हम, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। खर्चा क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स की जो वैल्यू है वो गिर रही है, ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी नहीं है, खाली एसेट लिखो। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। अगला है एंट्री। जब हम ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखते हैं ना, कोई भी चीज लिखते हैं उसको बोलते हैं एंट्री। आपकी घरवाले ने आपको बोला होगा पासबुक में एंट्री करा ला, तो जो बैंक एंट्री लिखता है ना उसको बोलते हैं एंट्री। सेल हुआ, परचेज हुआ, तो कहीं तो लिखोगे ना, उसी लिखने को क्या बोलते हैं? एंट्री। सॉल्वेंट वो पर्सन है जो इस लायक है कि अपने कर्जे की पेमेंट कर सकता है। मैं सॉल्वेंट हूं, मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है, मेरे पे कर्जा 30 लाख रुपए का है, तो मैं सॉल्वेंट हूं, 50 लाख की प्रॉपर्टी से 30 लाख की पेमेंट कर दूंगा। लेकिन प्रॉपर्टी 50 लाख की, कर्जा 2 करोड़ का हो गया, तो मैं दिवालिया हो जाता हूं, उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट, जो इस लायक नहीं है कि अपने कर्जों की पेमेंट कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये सारी चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, ये भी बताया था 12th में सीखोगे आप, ये चैप्टर भी है, आखिरी चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एंटरप्राइज बनाती है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को यूजर्स को दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स इट, खत्म। तो आई होप मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से, जितने भी टर्म मैक्सिमम हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, आपको सिखा दिया, समझा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्लीज ध्यान में रखना, स्पेशली करंट असेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट, नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये जो चीजें हैं ना, बैड डेट उसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, बैड डेट रिकवर। आपने किसी को उधार बेचा, वो भाग गया, वो बैड डेट हो गया, लेकिन फ्यूचर में वो आपको पैसे दे देता है कि चलो यार मैंने गलत किया, आपके साथ ले लो, तो जो भी पैसा हमें मिला उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर। बाकी जैसे जैसे आगे चैप्टर चलेंगे अलग अलग, तो नई नई चीजें सीखते चले जाओगे। फिलहाल के लिए इन टॉपिक्स, इन टर्म्स को याद करके आना। अच्छे लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।